नमस्कार, मैं सुजीत विश्वकर्मा और मेरे सहयोगी श्री राकेश मालवी सर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस पर स्वागत करते हैं। दुनिया भर में अधिकतर लोग अपने जीवन को चलाने के लिए पूरा जीवन अपना खपा देते हैं। अंत में जीवन से गिला शिकवा करते हैं कि मुझे ये नहीं मिला, मैंने ये नहीं किया और न जाने क्या क्या बातें करते रहते हैं। लेकिन कुछ लोग अपना जीवन दूसरों की खुशहाली में खोजते हैं और उसी में मस्त भी रहते हैं। और दूसरों के जीवन में खुशहाली लाना, इससे ज़्यादा अपने जीवन में खुशहाली लाने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारे आज के जो मेहमान हैं श्री युवराज श्री हरि गटकल जी किशोरावस्था से ही समाज सेवा भाव को लेकर के चैतन्य हुए। जीवन के 18 से 20 वर्षों तक आपने अपने पढ़ाई के साथ साथ समाज सेवा और समाज कार्य किए। फिर उसके बाद आपने अपना पूरा जीवन समाज सेवा के लिए अर्पित कर दिया। आपको बाबा आपटे जी से इस क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा मिली। आपने बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़कर कार्य किया है। आपने कोविड के दौरान बहुत से लोगों को मदद पहुंचाई। आपने कई आंदोलन किए हैं। आपने एक बार पैदल यात्रा की, दो बार साइकिल यात्रा की, तीन बार मोटरसाइकिल यात्रा की। वह इसके साथ साथ आपने कई आंदोलन और कार्य किए हैं। अगर सिर्फ मैं ही बोलूं तो बोलता ही रह जाऊंगा। और आपके कुछ पुरस्कार भी हैं जो इस प्रकार हैं। आपको 2018 में गांधीयन यूथ लीडरशिप अवार्ड मिले। 2021 में अंकित जुनैद सोशल हार्मोनी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। 2021-22 में महाराष्ट्र फाउंडेशन युवा पुरस्कार मिला। और 2022 में सामाजिक कृतज्ञता निधि SM जोशी कार्यकर्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सर, स्वागत है आपका। हम लोग ये जानना चाहेंगे सर कि जो आपकी यात्रा रही है, जैसे कि आपने किशोरावस्था से ही समाज सेवा करने का भाव अपने अंदर जागृत कर लिया और पढ़ाई के साथ साथ आपने सेवा कार्य भी किया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद आपने अपना पूरा जीवन समाज कार्य में ही दे दिया। तो सर, फिर आपकी मुलाकात बाबा आपटे से हुई, पूरा अपने इनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कार्य कर रहे हैं। तो सर, इसके बारे में ज़रा बताएं आप तो। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, जहाँ मेरी परवरिश हुई, जो मेरी कर्मभूमि बेसिक रही है और जिस समाज के लिए, जिस क्षेत्र के लिए, उन्नति के लिए काम करना शुरू किया, वो है उस्मानाबाद, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा का जो एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। और उस क्षेत्र से लोग स्थलांतरित मजदूर जाते हैं अपने-अपने जगह-जगह काम करने के लिए, जहाँ फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए जाते हैं, फिर गन्ना काटने के लिए जाते हैं, ईंट भट्टियों पे जाते हैं। तो उसी में से मेरा परिवार है जो गन्ना मजदूर कहलाता है। हम गन्ना काटने के लिए मेरा परिवार जाता था, मैंने भी गन्ना काटा है। तो गन्ना मजदूरों की अनेक समस्याएँ हैं, उसमें उस मेहनत का जो मुआवजा मिलना चाहिए, ठीक से मेहनत का जो मुबदला है वो नहीं मिलता, ठीक से मेहनत का दाम नहीं मिलता, उसके साथ-साथ सम्मान नहीं मिलता, उसके साथ-साथ महिलाओं का, बच्चों का शोषण भी होता है और मज़दूरों का शोषण तो है ही। लेकिन हम एक शब्द में कहें तो जो वंचित है उनका शोषण होता है इस मज़दूर से, बस इतना ही है। लेकिन कुछ पैसे मिलते हैं तो उससे कुछ बच्चों की पढ़ाई होती है। तो मेरे पिताजी जिस क्षेत्र में गन्ना आता है, गन्ना काटा जाता है, उसी क्षेत्र में स्थायी हो गए हम हमारी पढ़ाई को लेकर। लेकिन वहाँ मैंने देखा तो जो शुगर स्कूल है, जो एक एक बड़ा ढोंग है सच्चाई में, तो वो शुगर स्कूल में भी बच्चों का शोषण होता है, तो ऐसे महिलाओं का शोषण होता है। तो गन्ना मज़दूर के उन्नति के लिए कुछ काम करना, इस तरीके से सोचकर और उसके साथ-साथ मैंने सोचा कि ये काम करना है तो मेरे पास तो पॉलिटिकल पावर नहीं है, तो राजनैतिक क्षमता बढ़ानी होगी, वैचारिक क्षमता भी बढ़ानी होगी, लेकिन इसके लिए मुझे बनना होगा तो अधिकारी बनना होगा। तो फ़िल्मों का मेरे ऊपर खूब बहुत असर रहा, जिसमें वास्तव फ़िल्म जो है संजय दत्त की, तो मैं उसी तरीके से रांगड़ा रहता था और मतलब एकदम हिंसकवादी था कि हिंसा से ही कुछ परिवर्तन होगा, इस तरीके से एक विश्वास बैठा था। तो उस तरीके से काम भी करते थे। तो आईपीएस अधिकारी बनना है, इसके लिए मैंने पहली बार आर्ट की पढ़ाई छोड़ी 12वीं से, फिर मैंने साइंस लिया, तो मेरी 2 बार 12वीं हुई। लेकिन आर्ट की 12वीं मैंने एग्ज़ाम नहीं दी, तो मेरा वो समय गया। लेकिन वो समझते-समझते ये पता चला कि ये तो अधिकारी यूपीएससी देना है, ये तो आर्ट्स से भी बन सकता है, कॉमर्स से भी बन सकता है। लेकिन साइंस लिया था,
स्पोर्ट में भी था। लेकिन इसके बीच में जो स्पोर्ट में मैं नेशनल के लिए सिलेक्शन हो रहा था, और हैंडबॉल के लिए मैं हैंडबॉल का भी प्लेयर हूँ, मैं एथलीट भी हूँ, लेकिन वहां भी एक राजनीतिक दबाव की वजह से भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा। स्कूल में भी भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा था, तो उससे दलित पैंथर नाम की एक संगठन के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, और दलित और पिछड़े वर्गों पे जो अन्याय होता है उसके खिलाफ भी लड़ाई संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन वो समझते समझते कुछ किताबें पढ़ना शुरू किया। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट एक की जो हिस्ट्री है, उसकी जो बायोग्राफी है वो मैंने पढ़ी। उसके साथ साथ हमारे यहाँ के राजनीतिक नेता है, विलासराव देशमुख से लेकर शरद पवार तक के सबको पढ़ना शुरू किया, और एक वैचारिक भूमिका आती हुई उसी समय एक शिविर हुआ युवक क्रांति दल का, और युवक क्रांति दल से और वहीं से शुरू हुई मेरी अहिंसा के सत्याग्रह मार्ग की एक सफर, जो गांधी मार्ग पे लाया मुझे। और मैंने गांधी समझना शुरू किया। 2004 से 2008 तक मैं गांधी को पढ़ने में और समझने में मेरे चले गए। तो अहिंसा से अहिंसा तक का मार्ग ये रहा। 2008 में मैं 2006 में इस बीच में मैं बाबा आमटे से मिला, और वो यात्रा थी, यात्रा में मिला। तो यात्रा का जो परिणाम होता है, यात्रा की जो सफलताएं होती है, लोगों से जो अपनापन होता है, वो उसका महत्व वहां से दिखाई दिया, जिसमें गांधी जी ने भी देश भर की यात्राएं की, पैदल मार्च किए। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, वो सत्याग्रह में वो बहुत उपयुक्त थे, जिसमें दांडी यात्रा भी बहुत बड़ा एक योगदान रहा है। आज हम अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता का, उस समय हमें ये देखना जरूरी है गांधी मार्ग को। तो इसी तरीके से हिंसा से अहिंसा तक आना, और अहिंसा से ही परिवर्तन हो सकता है, सामाजिक हो, राजनीतिक हो या आर्थिक हो। क्योंकि सत्याग्रह में बापूजी ने जिस तरीके से 14 कार्यक्रम बताए हैं, रचनात्मक कार्यक्रम, तो रचनात्मक कार्यक्रमों से भी अपनी एक अहिंसा होती है। ये समझते समझते हमने कुछ यात्राओं के माध्यम से गांवों को समझना शुरू किया, स्कूलों में यात्रा की। तो यात्राओं के जो परिणाम है उसमें हम सीधा लोगों से भिड़ते, लोगों के साथ संवाद करते, लोगों के घर में रहते। इसमें पैदल यात्रा का जो महत्व है, इसमें हमें खर्चा कुछ नहीं आता है, हम जब चाहे वो कर सकते हैं, जब चाहे जहां चाहे रोक सकते हैं। अब हमें चाहे कि हमें 4 दिन की यात्रा करनी है, तो हम अपना एक कपड़ा लेके चल सकते हैं, क्योंकि ज्यादा वजन उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरी जो है एक साइकिल यात्रा है, जो साइकिल यात्रा में भी आपको खर्चा नहीं है, लेकिन कुछ जरूरत है तो लोग देते हैं। और तीसरी जो यात्रा है वो है बाइक से, क्योंकि इसमें आपको कम खर्चा है। और चौथी जो यात्रा होती है वो वाहन यात्रा, लेकिन ये सामुदायिक यात्रा होती है। बाइक यात्रा भी एक समुदाय के साथ हो सकती है, आप अकेले भी कर सकते हैं। साइकिल यात्रा में भी आप अकेले कर सकते हैं, समुदाय के साथ भी कर सकते हैं। पैदल यात्रा आप अकेले भी कर सकते हैं, समुदाय के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा में कोई भी आपसे जुड़ सकता है, जिसको साइकिल चलाने नहीं आती, जिसको बाइक चलाने नहीं आती, जिसको वाहन यात्रा में दिक्कत होती है, वो लोग आपके साथ पैदल चल सकते हैं, उनके उनके मर्यादा के साथ, क्षमता के साथ। साइकिल यात्रा में जो साइकिल चला सकते हैं वही लोग आ सकते हैं, तो एक उम्र का मर्यादा रहती है। और बाइक यात्रा में भी वही होता है, कुछ मर्यादाएं रहती है। वाहन यात्रा में तो और लोग आ सकते हैं, क्योंकि उसमें बैठकर जाना है। लेकिन आर्थिक तौर पे देखा जाए तो पैदल और साइकिल यात्राएं बहुत समाधानकारक रहती है, और उसमें एक विश्वास दर्शक आप पर्यावरण की रक्षा, समृद्धि भी करते हैं। तो ये पर्यावरण का महत्व होता है, संविधान का भी महत्व होता है। और इस यात्राओं के माध्यम से हम गांधी विचार ही नहीं, सिर्फ तो जीवन जीने के लिए जो शिक्षा के माध्यम है, शिक्षा के अनेक अनेक पर्याय है, जिससे माध्यम से आप आगे जा सकते हैं, अपना करियर भी बना सकते हैं। तो करियर से लेकर पर्यावरण और स्थानीय स्तर के मुद्दों के साथ संवाद करते हुए, मार्गदर्शन करते हुए चलते हैं। जिनमें और एक दो संशोधक रहते हैं, जैसे हम राकेश भाई को देखते हैं, तो खादी में उनका एक सीमा के पार वो अभी चले गए, तो एक उनका तत्वज्ञान हुआ है, और वो प्रयोग भी करते हैं। तो ऐसे अनेक लोगों के साथ हम चलते हैं। तो और चलते चलते इन गाँवों में हमें ऐसे लोग भी मिलते हैं जो अपने अपनी जगह पे प्रयोग करते हैं, तो उनको भी बढ़ावा देना, तो एक से एक को जोड़ना। इसलिए जैसे बाबा आमटे की भारत जोड़ो यात्राएं हुई थी, तो हम कहते हैं कि मानव से मानव को जोड़ते हुए, तत्वज्ञान के साथ साथ, नॉलेज के साथ साथ, हम एक सामाजिक परिवार और परिवर्तन का भी संवाद करते हैं। तो ये यात्रा का महत्व है। अब फिर से मैं मेरी जीवन यात्रा के साथ आता हूँ। तो इस तरीके से गन्ना मजदूरों का संघर्ष करते करते ये समझ में आया कि गांधी जीवन में जरूरी है, और गांधी का सत्याग्रह, अहिंसा, ये एक परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है। स्वतंत्रता संग्राम में चाहे जहालवादी हो या मवालवादी गठ हो, सबका अपना अपना एक महत्व है, उसको नकारना नहीं जा सकता। लेकिन खादी का शब्द, हम अगर शब्द प्रयोग करते हैं, खादी तो पहले भी थी, लेकिन खादी को उसे खगरा कहा जाता था, जो कपड़ा
ब्रिटिश कंपनियों का जो कपड़ा आता था उसके बदौलत ये थोड़ा सा जाड़ा लगता था तो उसे खगरा कहा जाता, और ये खगरा से शब्द हो गया खादी। और चरखे भी पहले चलते थे, हैंडलूम हाथमाग भी चलते थे, लेकिन गांधी ने, बापू ने उनको इस साधन को सत्याग्रह का साधन बनाया, स्वतंत्रता आंदोलन का एक माध्यम बनाया जो पहले से चलता था। तो अहिंसा भी थी, बौद्ध की अहिंसा थी, लेकिन बापू नहीं होते तो अहिंसा भी हमें कोई ना कोई तो अहिंसा सिखाता, क्योंकि बुद्ध ने भी सिखाया है और सम्राट अशोक ने भी अहिंसा का मार्ग स्वीकारा है। ये तो उनसे पहले हुआ है। संवाद का माध्यम हम देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हो हमारे यहाँ, तो उन्होंने संवाद की भूमिका निभाई है। उस समय में उनके उनके जो कार्य करने थे वो करने थे, लेकिन उसमें जो हमें समाजवाद दिखाई देता है वो एक अपनापन है और एक सामाजिक उन्नति की भूमिका लिया हुआ लोकशाही का मार्ग है। और उसमें सत्याग्रह जो दिया ये बापू ने दिया, ये सत्याग्रह जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया हो या भारत में किया हो। और आज हम देखते हैं कि जब जब सत्ता से हो या जुल्मी हुकुमशाह से हो, हम अगर हथियार लेके लड़ते हैं तो हम कुछ समय तक ही जीतते आए हुए देते हैं। और जीत इसी में नहीं होती कि कुछ किसी का पराजय हुआ, किसी कोई मर गया। जीत इसमें है असली कि सामने वाला जिंदा भी रहे, सामने वाला अपना बने, उसमें असली जीत है। और जो जिस युद्ध में हार जीत हो वो कभी खत्म नहीं होता। जब अपने आप से जुड़ाव करते हैं, हम एक दूसरे के साथ बनते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, तो युद्ध खत्म हो जाता है। तो असली विजय समाज का और सबका, दोनों का विजय, इसमें कोई नहीं हारता, ना आपका विरोधी हारता है ना आप हारते, क्योंकि यहाँ समाज और ये संसार जीतता है। इससे लोगों में अमन और शांति कायम होती है। इसी तरीके से सत्याग्रह का यह मार्ग है और वही स्वीकारा, और उससे हमने गांधी पढ़ा। और उसके साथ साथ 2008 से 2010 तक युवक्रांति में ज्वाइन रहे, युवक क्रांति दल में। 2010 से सर्वोदय की यात्रा में शुरुआत हुई, और ये सर्वोदय जो सर्व सेवा संघ है, जो गांधी मार्ग के मुख्य संगठन रहे हैं, जो गांधी के रचनात्मक कार्यक्रम के जो भाग रहे हैं, उनके साथ जुड़ाव करके उनमें प्रमुख भूमिका लेकर काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ देश भर में ऐसे अनेक अनेक आंदोलन है, अनेक अनेक संस्था है जो रचनात्मक कार्य हो, परिवर्तन का संघर्ष हो, या पीड़ितों का, विस्थापितों का संघर्ष हो, विद्यार्थियों का संघर्ष हो, संविधान को मजबूत करने के लिए, अपने हकों के लिए लड़ने वाले सत्याग्रहियों के साथ एक समन्वय जो है, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, वो देश भर में कार्यरत है। और सबके साथ लेकर, सबका साथ लेकर, सबके समन्वय से हम काम करते हैं। उसका मैं महाराष्ट्र राज्य का समन्वय पिछले 3 साल से हुआ। इसके युवा संवाद की भूमिका के कोऑर्डिनेशन में हम राष्ट्रीय तौर पर रहते हैं। उसी तरीके से सर्वोदय यूथ एंड स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, इसका मैं नेशनल ऑर्गेनाइजर भी हूँ, जिसके माध्यम से हम युवाओं के बीच गांधी की चर्चा करते हैं। और उस चर्चा के माध्यम से, लेकिन गांधी की चर्चा करते समय हम बापू को भी क्रिटिसाइज करते हुए खुद को भी क्रिटिसाइज करते हैं। आज की अर्थव्यवस्था, आज की राजकीय व्यवस्था, आज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भी क्रिटिसाइज करते हुए युवाओं में सत्याग्रह, संविधान और अहिंसा की जो एक अहमियत है वो लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरीके से ये यात्राओं के माध्यम से ही सफल हो सकता है। आप कहीं गए और स्टेज पे प्रोग्राम गया तो ये हो सकता है, स्टेज पे आपने भाषण दे दिया तो भाषण के बाद आपके साथ सेल्फी लेने के लिए 4 लोग आएंगे, आपका सिग्नेचर लेंगे, लेकिन वो उतना अटूट बंधन नहीं बनता जितना बंधन, जितना रिश्ता, गहरा रिश्ता यात्राओं के माध्यम से बनता है। और इसलिए यात्राएं महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम लोगों के साथ ही संवाद नहीं, हम खुद को भी सिखाते हैं। और जब तक हम खुद को सिखाते रहते हैं तब तक हम समाज में नई उन्नति और ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। जी, जैसे कि आपने कई सारी यात्राएं की है, जो कुछ साइकिल से भी आपने की है, कुछ पैदल यात्रा भी की है, कुछ वाहन द्वारा भी की है। तो उन यात्राओं का करने का असली उद्देश्य आपका क्या रहा? भगवत गीता से कुछ सीखते हुए आज बहुत बड़े मैनेजमेंट के कोर्सेस होते हैं, मैनेजमेंट के तौर पर, व्यवस्था के तौर पर, व्यवस्थापन के लिए गीता का आधार लिया जाता है। तो रामायण महाभारत की कथाएं हम सुनते हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि ये वो तो एक जैसे राम को वनवास हुआ था, श्री रामचंद्र को जो वनवास हुआ था, सीता को वनवास हुआ था, तो उसमें भी हम न्याय अन्याय की एक परिभाषा देखते हैं, उसमें मानव दानव की व्याख्या करते हैं। उसमें भी यात्रा के अंदर, यात्रा करते करते बहुत लोगों का उत्थान हुआ, बहुत लोगों को समाप्त किया गया। इस तरीके महाभारत में देखा जाए
तो वही है, जब पांडवों को वनवास हुआ तो उसमें भी पांडव एक जगह तो नहीं रहे, यात्रा करते रहे, तो उसमें पर्यावरण है, उसमें अलग अलग स्थितियां देखते हैं। हम कृष्ण की भूमिका देखेंगे तो कृष्ण ने जिस पर्वत लोगों को बचाने के लिए पर्वत को उठाया, या पर्वत के नीचे बारिश के उस विचारित बारिश से लोगों को बचाया, लेकिन उसके बाद पर्वत की पूजा शुरू हो गई, पेड़ों की पूजा शुरू हुई। तो इसमें है शास्त्र है, इसमें एक साइंस भी है। आज भी हम देखते हैं कि वातावरण के बदलाव जो है उससे बारिश हो, या अलग अलग देखते हैं कि हम एसिड की बारिश हो गई या बारिश कुछ ऐसी चीजें हो गई कि तो हमें अपेक्षित नहीं है। तो इसलिए हमें पर्यावरण को समृद्ध करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, मानवीय जीवन को जो एक क्षणीय सुख के लिए भौतिक सुख के पीछे भाग रहा है, रोज हम संशोधन करके पर्यावरण का ह्रास कर रहे हैं, अपने अपने रिश्तों को, संस्कृति का भी ह्रास कर रहे हैं। तो इस कल्चर के साथ साथ इस सृष्टि की रक्षा, और रक्षा ही नहीं तो समृद्धि के साथ आगे जाना है। तो समाज की एकता जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें सामाजिक एकता, जिसमें ना हिंदू धर्म हो ना मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म की बात न हो, सिर्फ ये बात हो, मानव धर्म की बात हो, अहिंसा की बात हो, संवाद की बात हो, अपनेपन की बात हो। और कोई भी किसी के यहाँ भी जा सकता है, कोई भी हमारे आहार के ऊपर कभी झगड़े न हो, क्योंकि जो जो उपलब्ध है आहार समाज के माध्यम से, जहां जहां नेचर के माध्यम से, तो वो उपलब्ध आहार हम खा सकते हैं। क्योंकि अगर कोकण और समुद्री क्षेत्र में हम जाए तो वहां मछली खाते हैं लोग, तो हम वहां उन लोगों को ये नहीं कह सकते कि आप मांसाहार मत करो। तो इस तरीके से अलग अलग ये नेचर की व्यवस्था बनी है। अगर कोई शेर हिरण को खाता है तो उसमें दो चीजें हैं, हिरण उसका खाद्य है, लेकिन अगर हिरण को नहीं खाएगा तो शेर भूखा रह जाएगा, और हिरण की जो टोली है वो बढ़ेगी, और हिरण की टोली बढ़ती है तो कुछ भी घास नहीं बचेगा, तो वो जमीन पूरी सूखी हो जाएगी। तो नेचर का एक चक्र है, तो उस चक्रों को भी बचाना जरूरी है। उसमें मानव की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपने आप को बुद्धिमान मानता है, रोज संशोधन करता है। तो उस संशोधन के साथ साथ हमें पर्यावरण की रक्षा करनी है, मानवीय मूल्यों की रक्षा करनी है। ये बहुत जरूरी है शब्द लेना कि मानवीय मूल्यों के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा। और ये जब हम करेंगे तभी हम ये जो संविधान स्वतंत्रता संग्राम के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के प्रमुख भूमिका में बना, उसमें एक समिति थी, उसमें सारे बहुत लोग महानुभावों का उसमें योगदान है, उसमें हमें नजरअंदाज करना नहीं चाहिए, वो जरूरी है, उसको हमें संज्ञान में लेना, क्योंकि हर एक का अपना महत्व है। तो उसी के साथ इस एकता को बढ़ावा देना, आपसी संबंधों के साथ साथ संविधान, संस्कार और सत्याग्रह के साथ साथ इस संसार की समृद्धि के लिए लोगों को अपने आप में जागरूक करना, और जन जागृति ये एक मुख्य माध्यम इसका रहा है। आपने कोविड के दौरान काफी काम किया है। जो लोग जब कोविड था बाहर से जब अपने घर के लिए जा रहे थे, तो उस समय के कुछ अनुभव साझा कीजिए। उस समय देखो, हम तो वर्धा में रहते थे, वर्धा में निवेदिता निलय में युवा केंद्र है, जहाँ राकेश भाई भी रहे, बहुत सारे साथी रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा की पहली यात्रा के जो साथी थे वो वहां रहे हैं, और उनके साथ रहने का हमारा अनुभव रहा किशोर भाई के साथ। तो एक बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारा एक संस्कार भी है, और भारतवर्ष में या समाज में हमारा सेवा का संस्कार है ही। तो जब मेरे सामने से लोग पैदल जा रहे थे, तो कोई हजार किलोमीटर से पैदल आ रहा है, तो बिल्कुल हाईवे के नजदीक, रोड मुख्य मार्ग के नजदीक वो आश्रम है, तो वहां से हम देखते थे रात भर लोग जा रहे, गाड़ी आ रहे, कई देखते हैं, कई सुनते थे कि ट्रेन के नीचे कुचल गए हैं, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, गर्मी का समय था। तो ऐसी स्थिति में हम रोने लगते थे। फिर ये सोचा, फिर कुछ लोगों को पानी देने की व्यवस्था करते थे, कुछ लोगों को फिर खिचड़ी बनाकर खाना देने की। तो ये सोचते सोचते फिर गाँव में जाना शुरू किया, तो गाँव में भी लोगों की दिक्कत आती, रोजगार बंद था। हाँ, जरूर कुछ लोग सवाल उठाते कि क्या लोगों के पास इतनी भी पूंजी नहीं रहती कि वो एक महीना खाना खा सके, रेशन मिलता है, या ऐसे तौर पे बात करते हैं। हमारे कुछ दोस्त भी है, कुछ साथी भी है, लेकिन उन्हीं लोगों ने मदद किया, ये भी देखना जरूरी है। जब उनको भी ये जो महसूस हुआ कि समाज में ये दिक्कतें है ही सच में, तो हमने कुछ सर्वे करना जरूर शुरू किया। तो उसमें एक राशन का चावल हमने फिर से, जिनके पास ज्यादा है वो लेकर दूसरों को बांटना शुरू किया। और इसी समय मुंबई पुणे जैसे शहरों में, जिन्हें प्रवासी मजदूर कहा जाता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत के या समाज के भविष्य बनाने वाले ये हाथ है,
ये कारागिर के हाथ है, उनका सम्मान होना चाहिए। प्रवासी मजदूर कहकर हमें उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंग बनाते हुए, फैक्ट्री में कपड़ा काम करते हैं, अलग अलग तरीके से इस समाज को, देश के भविष्य को बनाते हैं, अर्थव्यवस्था को बरकरार रखते हैं। तो ऐसे हाथों को, और ये हाथ 1-2 दिन, 3 दिन या 4 दिन बिना काम किए खा सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक स्वाभिमान होता है। तो बिना काम के वो ज्यादा दिन नहीं खा पाते, आप कितना भी उनको फ्री में दे दो। और उसके नेगेटिव पार्ट तो अलग है, लेकिन हम पॉजिटिव की बात करते हैं। लोगों ने मदद करना भी शुरू किया, लेकिन हमारा श्रमिक जो है हमेशा श्रम करके खाना चाहता है स्वाभिमान से। तो ये अपने गांव की ओर निकलना शुरू हुआ है। तो पैदल जा रहा था, कोई व्यवस्था नहीं थी, पुलिस रास्ते में रोक रही थी, लोगों के अंदर एक डर था, इसलिए जो सेवा, जो साधन उपलब्ध होने चाहिए तो नहीं हो रहे थे। तो ऐसे में हमने कहा कि हमारा जन्म ही सेवा के लिए हुआ है, हम सामाजिक उन्नति के लिए, सामाजिक सद्भाव के लिए अगर बाहर निकले हैं तो हमें किस बात का डर है? मृत्यु का डर तो हमें नहीं रहना चाहिए। तो हमने कोविड के डर को अपने अंदर से भगा दिया और लोगों के अंदर से भी भगाने में काम करने लगे। तो इन मजदूरों को गांव पहुंचाने का काम शुरू हुआ। तो उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बहुत बहुत हम धन्यवाद देंगे, जिसमें हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे उद्धव ठाकरे जी, और वो सरकार रही उस समय की, जो सरकार ने रेलवे की व्यवस्थाएं तो की अपने सरकारी व्यवस्था से, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो महामंडल की बसेस चलती है, सरकारी बसेस चलती है, तो महाराष्ट्र की राज्य सीमा तक जिस राज्य की तरफ जाने वाले लोग हैं उनके लिए मुफ्त में इस बस की व्यवस्था है की, जिसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ा था। हमारे साथी मेधा पाटकर जी ने अनशन भी किया था, साधन, फिर सामाजिक संस्थाओं ने भी साधन उपलब्ध कराए। तो ये चलते चलते लोग चलते जा रहे थे। तो कुछ बसेस, जो पुणे के अंदर से पहली बस निकलवाई थी हमने पुलिस प्रशासन के साथ संवाद संघर्ष करके, वो बसेस आ रही थी क्योंकि उसमें हमारा योगदान था। तो उनको खाना खिलाना था, क्योंकि हमें पता था कहीं की जगह खाना नहीं मिलता है। तो उसके लिए कुछ दोस्तों से बोलकर हमने कहा कि हम खिचड़ी बनाते हैं। वो 100 लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन उसी समय हमारे पास सामने 12 बसेस रुक गई। तो 200-300 लोगों को खाना खिलाना था, तो कैसे करें? लेकिन वर्धा के यूथ फॉर चेंज और NH9 होटल हो, या वर्धा में जो एक कोविड के अगेंस्ट जो ग्रुप बना था, ऐसे अलग अलग सामाजिक संस्था, नई तालीम समिति हो, गोपुरी का आश्रम हो, ग्राम सेवा मंडल हो जिसमें अतुल शर्मा जी हो, या अनेक लोग है, बजाज फाउंडेशन है, हमारे विजयाताई हो, या अनेक अनेक साथी है, ऐसे अनेक अनेक माध्यमों से लोगों ने मदद करना शुरू किया। और उसी समय आधे 1 घंटे के अंदर खिचड़ी बन गई। फिर वहां पानी था नीलैंड के अंदर, तो पानी से लोग नहाते थे भी थे। दूसरे 2 दिन 3 बाद हमने और बसेस आने लगी, तो हर बस और महामंडल मुझे संपर्क करता था, तो उनका खाने की व्यवस्था। फिर हमने सोचा कि यहाँ हो रहा है तो अलग अलग जगह, फिर हमने देवरी बॉर्डर पे व्यवस्था करना शुरू किया, नागपुर में टोल प्लाजा है वहां पे करना शुरू किया, जालना औरंगाबाद जो सीमा है वहां पे भी एक बड़ी व्यवस्था हमने की। जो लोग पैदल आते थे उनको जिला की सीमा पर रोका कर वहां से नजदीकी बस डिपो से बस की मांग करके बस उपलब्ध करा देते। कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि बस डिपो ने, जहां से हम बस उपलब्ध कराते थे वहीं पे आकर बस से अपना डिपो ही शुरू किया। तो ये कोविड के लिए हमारे अंदर की सेवा का भाव था। और कोविड ही नहीं, तो अनेक आपत्ति आती है, केरल में हो या उत्तराखंड में बाढ़ हो, या अभी पिछले साल कोकण, उसी समय कोकण क्षेत्र में बड़ी आपदा आई थी, तो उस समय हम वहां भी चले गए थे। तो ये है कि जहाँ जरूरत है वहां हम चले जाते हैं और हम हमारा फर्ज मानते हैं। और अनेक साथी आते हैं, हम अकेले नहीं रहते, लेकिन मृत्यु का भय हम निकाल चुके हैं, क्योंकि पैदा होते ही हम मृत्यु हो चुके हैं, ये मानते हैं। ये शरीर नश्वर तो है ही, और आत्मा का मुझे पता नहीं है। तो अभी इसलिए कहता हूँ कि मुझे अभी शांति चाहिए, तो मुझे वो काम करके शांति मिलती है। और ऐसे बहुत सारे साथी है, तो इसीलिए हमारी आत्मा को अभी शांति मिलती है, समाधान। आपने काफ़ी अपने पूरे इस यात्रा को कम शब्दों में ही आपने पूरा बयां किया है, और बहुत ही सारे कार्य हैं आपके। और कोविड के दौरान भी आपने बहुत सारा कार्य किया है, जैसा कि आपने अभी बताया। और एक बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि जो भी मजदूर वर्ग है, जिसको हम बहुत साधारण से भाषा में कह देते हैं प्रवासी मजदूर, तो प्रवासी मजदूर कह देने से एक तरह से वो लगता है कि इनकी कोई भूमिका उतनी है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा देश निर्माण में अगर भूमिका है तो वो मजदूरों की है। आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, रेलवे चल रही है, यातायात की जितनी भी सुविधाएं हैं वो कौन कर रहा है? वो मजदूर ही कर रहे हैं। तो मजदूरों की भूमिका देश के निर्माण में बहुत ज़्यादा है, और इसको केवल प्रवासी मजदूर ही कह देना ये उनके साथ जाती नहीं है।
तो सर ये आपके जीवन का सफ़र रहा है और आपसे बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और जो भी लोग दर्शक होंगे देखेंगे उनको भी आपसे प्रेरणा मिलेगी। मैं एक बात कहूंगा सिर्फ आखिरी में, जी जी और ये एक संदेश के तौर पर कहूंगा युवाओं के लिए और समाज के लिए भी, लेकिन खास करके युवाओं के लिए, कि बढ़ती आबादी के तहत हम अपने अपने स्वयं निर्णय तो ले ही आबादी को लेकर, क्योंकि आबादी बड़ी एक समस्या है, वो गरीबी का कारण भी है। लोकशाही में हमें भ्रष्टाचार को मिटाना है। अगर हम अभी किसी चीज को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन एक लेवल पे उसको स्थिर रख सकते हैं, तो पर्यावरण के साथ साथ हमें सामुदायिक व्यवस्था के साथ साथ संविधान को समृद्ध करने के लिए और सामाजिक एकता बरकरार रखने के लिए किसी भी व्यक्ति या धर्म का द्वेष ना करें, किसी भी समुदाय की निंदा ना करें। हम हर समाज, हर धर्म की अपनी अस्मिता का सम्मान करते हुए अपने धर्म का पालन करें। अपने धर्म का पालन करने में ही असली शौर्यता है, हमें मानते हैं, और हमेशा शांति और सौहार्दता की भूमिका रखते रहे। यही लोकशाही के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, जिसमें कोई भी आदमी हो सकता है, और युवा इससे साथ साथ जो आज नशा का जो प्रभाव है उससे मुक्त हो, और नशा की मुक्ति के साथ साथ व्यसन को छोड़कर नशा मुक्ति के साथ साथ मानव जोड़ने की बात करें। और इसके साथ ही मैं कहूंगा कि नशा छोड़ो, भारत जोड़ो, मानव जोड़ो। धन्यवाद। जी जी, बहुत 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 धन्यवाद। आपने काफ़ी बहुत ही अच्छे से मानव धर्म को बताया है कि मानव धर्म क्या कहता है। आज जिस तरह से हम लोग बटे हुए हैं, कोई अपने को हिंदू कहता है, कोई अपने को मुस्लिम कहता है, कोई अपने को जैन कहता है, तो कहीं ना कहीं ये मानव बट गया, लेकिन मानव धर्म ये नहीं कहता है कि आप छोटे छोटे समूहों में बट जाइए। तो बहुत अच्छे से आपने मानव धर्म को बताया है। और आजकल एक एजेंडा भी चलता है कि एक दूसरे को एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को नीचा दिखा रहा है। उसका कहना है कि जो मांस खाता है वो उसके अंदर जो गहराई है, जो अध्यात्म है, वो ना आ नहीं सकता है। तो आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि अगर जब तक शेर हिरण को नहीं खाएगा तो हिरण की प्रजाति बढ़ेगी, और फिर शेर भूखा रहेगा तो शेर भूखा मरेगा। उससे अच्छा क्योंकि उसका आहार वही है। तो ये आहार है, और हमारा जो भारत है वो विविधता से भरा हुआ है। कहीं पर बहुत सारे खेती अनाज की खेती होती है, तो कहीं पर ये सब नहीं उग पाते हैं। कल्चर का हिस्सा है। तो इस तरह से लोग जो है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि ये मानव धर्म नहीं कहता है। इसको समझना पड़ेगा। तो सर आपसे बहुत कुछ हमारे दर्शक सीखेंगे भी, और अपने जीवन को आध्यात्मिक की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा का स्रोत होगा आपका ये जो वक्तव्य है। तो सर इसी के तहत अब आज का जो आपका वक्तव्य था, इसको हम लोग विराम देना चाहेंगे। तो इसके लिए आपकी सर अनुमति चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस के चैनल के माध्यम से आप समाज में अवेयरनेस लाने का, जागृति लाने का जो प्रयास कर रहे हैं वो सफल हो, इसमें बहुत लोगों तक ये बात पहुंच जाए और लोग भी आपसे जुड़े रहे, क्योंकि ये युवा साथियों ने किया हुआ सोशल नॉलेज एंड अवेयरनेस चैनल है। इसको भी लोग सब्सक्राइब करें और देखते भी रहे, क्योंकि ऐसे और नए नए प्रोग्राम आपके सामने आते रहेंगे। इसके लिए आप साथियों का, आपके चैनल का भी धन्यवाद, और दर्शकों को भी एक जिंदाबाद। जय जगत। जय जगत। नमस्ते। जय जय।